माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग नवंबर का मंथली स्टार्ट किए थे। एक सेशन हमारा हो चुका है और उसमें हमने अराउंड 50% डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने सेक्शंस देखे थे लाइक पॉलिटी, देन सिक्योरिटी। ये वाले टॉपिक्स हो गए थे। ओके, और इकोनॉमिक्स भी हो गया था। आज हम फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ सेक्शन जो रहता है इन्वायरमेंट से। ओके, और कोशिश करेंगे कि आज ही मतलब ये हमारा नवंबर वाला मंथली हमारा कंप्लीट हो जाए। स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक बार कंफर्म करना। इज स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? ओके, ठीक है। हाँ, तो कंफर्मेशन मिल मिल जा रहा है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा नवंबर मैगजीन पार्ट 2। तो यहाँ पर देखो, इन्वायरमेंट फिफ्थ सेक्शन। तो इसमें पहला आर्टिकल है 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP27। ये हर साल होती है, ठीक है। और ये किसके अंडर की जाती है? COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये आती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम UNFCC कहते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट और इसी तरीके से ये जो इंपॉर्टेंट आउटकम्स रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पर 27 COP ऑफ UNFCC इज हेल्ड एट शर्म अल शेख, इजिप्ट। इजिप्ट में हुई है 27th वाली। और इससे पहले जो लास्ट ईयर जो थी 26 COP, वो हमारी हुई थी ग्लासगो में। ओके, ग्लासगो इंग्लैंड में आता है, याद रखो। अभी जितने भी COPs होते हैं, ये आते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC जिसको हम कहते हैं। और UNFCC ये बनाया गया 1992 में। ये कन्वेंशन है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन, रियो अर्थ समिट जिसको कहते हैं, जो काफी फेमस थी। ये टर्निंग पॉइंट था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पर लिए गए रियो समिट में। तो उसमें से एक आउटकम ये था कि UNFCC को बनाया गया टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। ओके, इसी तरीके से इसके अंडर में क्या होता है, हर साल मीटिंग बुलाई जाती है। जितने भी पार्टीज हैं उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। तो कोई बता सकता है सबसे पहले COP कब हुई थी? फर्स्ट COP, एनीबडी? कौन से साल हुई थी COP 1? ओके, देखो ये जो एग्रीमेंट हुआ था 1992 में। फर्स्ट COP होती है 1995 में। ओके, याद रखो, COP फर्स्ट 1995 में। इसी तरीके से जो हम पढ़ते हैं ना, और ये पढ़ते हैं हम मॉन्ट्रियल, सॉरी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल COP थर्ड में आता है 1997। ये जो थर्ड COP रहती है, इसमें आपका आएगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटो KP लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से और एक इंपॉर्टेंट COP है, COP 21 जिसको कहते हैं पेरिस समिट कहते हैं, पेरिस मीटिंग कहते हैं, पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। ओके, तो ये 2015 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट COPs हमको पता रहना चाहिए। अब आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह लिए गए। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, कुछ टर्म्स हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, एक टर्म बार बार न्यूज में आती है, ग्रीन वॉशिंग। ओके, क्या करते हैं कुछ कंपनियां, कुछ एजेंसीज या कुछ गवर्नमेंट्स, बोलने को कहते हैं कि मतलब हम लोग इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, इको फ्रेंडली हम प्लांट बना रहे हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, वो मतलब दे आर नॉट इको फ्रेंडली। वो पोल्यूशन कर ही रहे हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग कर ही रहे हैं। तो ऐसी चीजों को जिनको मतलब ऑन फेस तो बताया जा रहा है कि ये इको फ्रेंडली है, और एक्चुअल में क्या है, इको फ्रेंडली नहीं है, उसको हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। इसमें सीधा सीधा मिसलीड किया जाता है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। देन ये जो मीटिंग थी COP 27 में, तो देखो यहाँ पर एक एजेंडा दिया है, ब्रेक थ्रू एजेंडा। तो ये एक्चुअली पिछले साल COP में लॉन्च किया गया था। ब्रेक थ्रू एजेंडा वॉज लॉन्च एट COP 26 बाय कोलिशन ऑफ 45 वर्ल्ड लीडर्स। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी। इंडिया इसका मेंबर है। ये ब्रेक थ्रू एजेंडा है। ये क्या करेगा ब्रेक थ्रू एजेंडा?
ये फ्रेमवर्क देगा कंट्रीज को, बिजनेस, सिविल सोसाइटी को, टू स्ट्रेंथन देयर एक्टिविटीज इन की इमिटिंग सेक्टर्स। जो इमिशंस वगैरह जो जो सेक्टर में होते हैं, जैसा पावर, रोड ट्रांसपोर्ट है, स्टील, हाइड्रोजन, एग्रीकल्चर, यहाँ पे उनको, ये बिजनेस को वगैरह, गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दिए जाएंगे कि इसको कैसे कम करना है, यहाँ पर का CO2 इमिशन किस तरीके से कम करना है। इसी को कहते हैं ब्रेक थ्रू एजेंडा। ओके, तो ये पूछ सकता है ब्रेक थ्रू एजेंडा किससे रिलेटेड है, तो डिकार्बोनाइजेशन उससे रिलेटेड है, और ये लास्ट COP में आया था 26 में। ये चीज है। इसके बाद देखो कुछ खास, हाँ, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हैं। ओके, जैसा लॉस एंड डैमेज, ग्रीन वॉशिंग, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, ऐसे टर्म्स के मीनिंग इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट रहते हैं। टर्म्स के मीनिंग पर भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। जैसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसका मीनिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो कम्बैट करना है, हर कंट्री की जिम्मेदारी है, लेकिन सबकी इक्वल नहीं है, डिफरेंशिएटेड है। जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप हैं और जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां पे पहले हुआ है, वो कंट्रीज ऑब्वियसली ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है ग्रीन हाउस गैसेस को, CO2 इमिशंस को। तो इसलिए ऐसे कंट्रीज ने ज्यादा फाइनेंसिंग करना है, ज्यादा मतलब इनका टारगेट भी बड़े रहना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं कि ये जो डेवलप कंट्रीज हैं, ये हमको फंडिंग भी दे, ताकि हम लोग क्लीन टेक्नोलॉजीज वगैरह डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड। और एक ग्रीन वॉशिंग तो हमने ऑलरेडी देख लिए। और एक टर्म आती है नेट जीरो। ओके, ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, नेट जीरो। नेट जीरो का मीनिंग क्या आता है? जैसा इंडिया ने पिछले साल इंडिया ने वो पंचामृतम, वो गोल्ड डिक्लेयर किया था, और उसमें इंडिया ने बोला कि 2070 तक हम क्या करेंगे, नेट कार्बन जीरो करेंगे। नेट कार्बन इमिशन हमारा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है, नेट कार्बन इमिशन जीरो? तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कार्बन इमिशन इंडिया से होगा ही नहीं, पर जितना कार्बन इमिशन होगा, सपोज 50 टन कार्बन इमिशन हुआ, तो वो पूरा क्या पूरा एब्सॉर्ब किया जाएगा। ओके, मतलब जितना इमिट कर रहे हैं उतना पूरा एब्सॉर्ब करके उसको स्टोर किया जाएगा। इसको कहते हैं नेट जीरो कार्बन इमिशन। तो हमारा जो टारगेट है, नेट जीरो कार्बन हमको 2070 तक अचीव करना है। ओके, तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट थे। देन नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर है। ये हर साल वही होता है, मतलब COP में सारे कंट्रीज आएंगे, डेवलपिंग, डेवलप कंट्री, फिर डेवलप कंट्री बड़ी बड़ी बातें करेंगे। डेवलपिंग कंट्री बोलेंगे ठीक है ये सब करना है, हम तैयार हैं करने को, हमको पैसा दो। फिर डेवलप कंट्री बोलेंगे नहीं अभी पैसा नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है वगैरह, पैसा ये लोग नहीं देते हैं आसानी से। तो इसके लिए फिर वो क्लाइमेट फाइनेंस के बहुत सारे मैकेनिज्म्स वगैरह बनाए गए हैं, पर उतना उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ जितना चाहिए था। तो कुछ ग्लोबल फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं। इसमें होता क्या है, इसमें पैसा जमा किया जाता है, ज्यादातर डेवलप कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो पैसा है ये यूज करते हैं डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में क्लीन प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो ऐसे तीन बड़े फंड हैं। एक है सबसे पहला ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF, इस्टेब्लिश इन 1991, ये याद रखो। दूसरा है अडेप्टेशन फंड, उसको बनाया गया 2001 में। और तीसरा है ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसको बनाया गया 2010 में। नाम याद रखो और ईयर याद रखो। ठीक है, GCF 2010 में, अडेप्टेशन फंड 2001 में, GEF 1991 में बनाया गया। ओके, इसके बाद 5.3, ये है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। ये हर साल आती है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। ओके, जो कंट्री ने अपने टारगेट रखे हैं, जैसा इंडिया ने क्या बोला, नेट जीरो रखेंगे हम 2070 तक, या फिर 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक हम बनाएंगे। तो ये जो हमारे टारगेट्स हैं, तो इन टारगेट से मतलब कितना ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, और 2 डिग्री सेल्सियस को से भी कम हमको ग्लोबल वार्मिंग रखना है, तो क्या टारगेट रहना चाहिए। ओके, तो ये दोनों में का जो डिफरेंस रहता है, इसको कहते हैं एडेप्टेशन गैप। एडेप्टेशन गैप मतलब कंट्री का जो टारगेट है वो कितना है, और कितना रखना चाहिए 2 डिग्री तक लिमिट करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग।
दोनों में का जो डिफरेंस रहता है उसको एडेप्टेशन गैप कहते हैं। और ये जो रिपोर्ट पब्लिश करता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके, यूएनईपी। कोई मुझको बताएगा यूएनईपी कब बना था? यूएनईपी बताओ कब बना था? आप मतलब अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, ठीक है, 1972। हाँ, बराबर है। ठीक है। रहीम ने सही जवाब दिया, एहसान ने भी सही जवाब दिया। 1972 में यूएनईपी बना था। ओके। तो देखो वो टाइम हमको सबको पता है, 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम कहते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ओके। सब वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स वहां पर गए थे। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड पहली इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। स्टॉकहोम में हुई थी 1972 में। और ये मीटिंग का आउटकम मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट किया जा सके। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसके जो मेंबर्स रहेंगे वो गवर्नमेंट रहेंगे। यूएनईपी के जो मेंबर्स रहेंगे वो गवर्नमेंट रहेंगे, याद रखो। ये इस पर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली क्या देंगे, अब जैसा वो बोलेगा कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देगा, नीचे बोलेगा इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। या फिर ऐसा देगा, अगर इंटर गवर्नमेंटल है तो बोलेगा कि इसमें प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटीज हैं, अदर एजेंसीज है। तो ऐसा एक स्टेटमेंट जनरली जब नए बॉडीज पे क्वेश्चन आता है तो एक स्टेटमेंट इस पे रहता है, इंटर गवर्नमेंटल है या नॉन गवर्नमेंटल है। ओके, तो वो ध्यान से पढ़ना है क्या बोला है उसने। देन इसका जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया, यहाँ पर हेडक्वार्टर है। और इसका जो रिपोर्ट आता है, बहुत सारे रिपोर्ट है, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ये यूएनईपी पब्लिश करता है। और जो अभी हमने देखा अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, वो भी यूएनईपी का ही है। ओके, तो दो रिपोर्ट हमने यूएनईपी के देखे यहाँ पर। देन मीथेन इमिशन, एक्चुअली एक रिपोर्ट आया है ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट। तो ये पब्लिश किया है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन और साथ में यूएनईपी दोनों ने मिलकर पब्लिश किया। देखो मीथेन इमिशन क्यों हम इतना कंसर्न है मीथेन इमिशन से लेकर, क्योंकि मीथेन क्या है? वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैसेस ये कौन से इनके नाम हमको पता रहना चाहिए। जैसा CO2 है, मीथेन है, ओके, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ओके, देन पर फ्लोरोकार्बन। इवन आपका जो वाटर वेपर भी रहता है ना, तो वो भी ग्रीन हाउस गैस में ही आता है। ओके, ये सारी ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 है इसको एब्सॉर्ब करते हैं, जो उससे क्या होता है, हीट रिटेन करता है अर्थ, उतना इमिट नहीं करता, रिटेन करता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब यहाँ पर ये बॉडी का नाम है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। ये PYQ है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, तो ये देखो ये है शॉर्ट लाइव्ड पोल्यूटेंट्स के लिए, शॉर्ट लाइव्ड। तो ऐसे कौन से पोल्यूटेंट है जो शॉर्ट लाइव्ड है? मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। शॉर्ट लाइव्ड भी मतलब इनकी लाइफ 4 साल 5 साल ऐसा रहती है। ओके, तो इसके लिए ये बनाया गया था, अराउंड 2016 वगैरह कुछ बनाया जाता है। इंडिया स्टार्टिंग में इसका मेंबर नहीं था, और वहां स्टेटमेंट में दिया गया था इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर। फाउंडिंग मेंबर नहीं था, इंडिया ने ज्वाइन किया इसको 2019 में, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन को। नाम याद रखो ये। और जो मीथेन इमिशन होता है ना, तो देखो सबसे ज्यादा होता है वेटलैंड से। वेटलैंड, देन लाइव स्टॉक, देन राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन से भी बहुत सारा मीथेन इमिशन होता है। ओके, आवाज वगैरह क्लियर है मेरी? ऑडियो क्लियर है सभी को? इज माय वॉइस क्लियर? ओके, ठीक है ठीक है, आ रहे हैं ना क्लियर? हाँ, चलो। ओके, इसके बाद देखो हम जो मीथेन वाला आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, और एक पिछले साल एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, ग्लोबल मीथेन प्लेज इसको कहते हैं, ग्लोबल मीथेन प्लेज। ये बनाया गया 2021 में, COP26। ओके, COP26 जो ग्लासगो में हुई थी वहां पे बनाया गया। और इसका जो गोल था, ग्लोबल मीथेन इमिशन 30% से रिड्यूस करना है 2030 तक।
ओके, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज। हम मेंबर नहीं है, क्योंकि क्या होता है, इमिशन वगैरह बाइंडिंग टारगेट अगर हम ले लेते हैं खुद से, तो इससे क्या फिर हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमको कम करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह ये पूरे क्रूड ऑयल, कोल वगैरह, नेचुरल गैस यूज करते हैं, उसमें मीथेन इमिट होता है। तो फिर इसका यूज कम करना पड़ेगा, फिर उससे फिर हमारा जीडीपी कम होगा, तो ये सारे इश्यूज होते हैं। देन कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज, जनरल आर्टिकल है, कुछ उतना खास नहीं। ओके, स्किप कर सकते हैं। डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट, ग्राउंड वाटर के ऊपर यहाँ पे कुछ टर्म्स आए हैं। जैसा देखो, ये जो रिपोर्ट है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने दिया है, डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट। यहाँ पर देखो, एक मैप दिया गया है, स्टेट्स विथ हाईएस्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन परसेंटेज, जहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है। तो ऑब्वियस है पंजाब सबसे बड़ा स्टेट है, देन राजस्थान। देखो पंजाब और राजस्थान 76%, 72 परसेंटेज छोड़ दो, लेकिन इतना याद रखो कि यहाँ पर ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन काफी ज्यादा किया जाता है। अब यहाँ पर ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी का पेज मैंने कॉपी किया हूँ, वहां का टेबल है कि हमारे पास वाटर कितना है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो देखो, अ, अगर ऐसा देखा जाए वर्ल्ड में, तो करीब टू 70, हाँ, वाटर देखो ओशन मेजॉरिटी है, करीब अराउंड 29% लैंड है, 71% ओशन है ना। लेकिन फिर भी हमारे पास क्या है, ओशन वाटर, वाटर की स्कार्सिटी होती है। तो क्यों होती है, तो वो अभी हम देखते हैं। तो देखो हमारे पास जितना वाटर है ना, सपोज हमारे पास वो का जो वाटर है, ये कितना है, 100% है। अब ये जो वाटर है, इसमें से करीब 97.3% ये ओशंस में है। मतलब ये क्या हुआ, ये खारा पानी है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। ओके, इसको यूज करना भी है तो बहुत सारा एक्सपेंसेस लगे, इसको डिसलाइनेशन वगैरह करना पड़ता है। तो बचा फ्रेश वाटर कितना है हमारे पास, मीठा पानी जिसको कहते हैं, 2.7% हमारे पास फ्रेश वाटर है। अब ये जो फ्रेश वाटर है 2.7%, इसमें से करीब 2% जो है, इट इज इन फ्रोजन स्टेट। ये फ्रोजन है, मतलब जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ग्रीनलैंड, ये सारा क्या है, ये हमारा फ्रोजन वाटर है, जहाँ पे आइसबर्ग वगैरह है। तो अवेलेबल फ्रेश वाटर कितना है हमारे पास, अवेलेबल फ्रेश वाटर इज जस्ट 0.7%। अगर 100 लीटर हाथ पे पानी है तो 0.7 लीटर उतना ही अवेलेबल फ्रेश वाटर है। अभी अवेलेबल फ्रेश वाटर पे सारा के सारा हमारा यूज होता है। ओके, यूज पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखो, अराउंड इंडिया में 90% जो वाटर हम यूज करते हैं, इट इज फॉर एग्रीकल्चर। ओके, ये हम एग्री के लिए यूज करते हैं, 90% वाटर एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद अवेलेबल फ्रेश वाटर, हाँ। देन वाटर कंटेंट। ओके, अब वाटर कंटेंट की अगर बात की जाए, तो ये भी पूछा जाता है। अभी अवेलेबल फ्रेश वाटर जो है ना, 0.7%, अभी एक जगह नहीं है, ये कुछ रिवर में है, कुछ ग्राउंड वाटर में है, कुछ लेक्स में है। तो इस पर भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इनका सीक्वेंस क्या है, किस में ज्यादा रहता है, किस में कम। तो ये सीक्वेंस है। तो इसको कैसा याद रखने का वो मैं बताता हूँ। तो देखो, सबसे ज्यादा वाटर है जो अवेलेबल फ्रेश वाटर है, सबसे ज्यादा है ग्राउंड वाटर, सबसे ज्यादा है ग्राउंड में, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के बाद आता है लेक्स। ओके, लेक के बाद सॉइल मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर के बाद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ये सबसे ज्यादा रहता है रिवर्स। ओके, तो ये सीक्वेंस हमको याद रखना है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो, इसको स्टार्ट करो बॉटम टू टॉप। ओके, सबसे पहले ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर है ना, ग्राउंड वाटर। फिर ग्राउंड से वाटर सप्लाई होता है लेक्स को, लेक्स में क्या रहते, छोटे छोटे झरने रहते, तो वहां से पानी वो ग्राउंड वाटर से परकोलेट होके लेक्स में जाएगा। फिर लेक से क्या होता है, लेक से पानी जाता है सॉइल को। ओके, सॉइल अपर लेयर रहता है ना, फिर सॉइल पे क्या होता है, हीटिंग वगैरह होगा, वेपराइजेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे, तो वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर। फिर एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स बनेंगे, फिर बारिश होंगी और वो पानी रिवर्स में जाएगा। ऐसे कहानी बना के याद रखो।
ग्राउंड वाटर, लेक्स, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, रिवर्स। ये इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको सीक्वेंस में अरेंज करो। ठीक है, तो याद रखो, हमको लगेगा कि रिवर्स में बहुत ज्यादा पानी रहता होगा, पर रिवर से भी ज्यादा वाटर सॉइल मॉइस्चर में रहता है, रिवर से भी ज्यादा वाटर लेक्स में है। ओके, इसके बाद अब आगे हम बढ़ते हैं। ये यहाँ पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन पीवाईक्यू है। ये दिया था इसने, इट इज स्टैब्लिश अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। पर हमको क्या लगता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है तो ये वाटर वाली बॉडी है, तो ये वाटर एक्ट में वगैरह रहेंगी, पर वैसा नहीं है। इस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ही इसको बनाया गया था। ओके, अब इसके बाद ग्लेशियर एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक रिपोर्ट आई यूनेस्को का, वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर रिपोर्ट, और ये कह रहा है अ थर्ड ऑफ द ग्लेशियर अमंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट विल डिसअपियर बाय 2050। वन थर्ड ग्लेशियर हमारे डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत रिपोर्ट आते रहते हैं ऐसे, तो इतना कुछ खास है नहीं। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, बायो एनर्जी, इसमें क्या रहता है, बायोमास जो रहता है उससे एनर्जी बनाई जाती है। बायोमास मतलब जैसा डेड रिमेन्स है ह्यूमंस के, एनिमल्स के, या फिर एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है जिसको काउडंग वगैरह बोलते हैं, फिर इसी तरीके से वुड वगैरह है, इनके जरिए इसको सबको बायोमास में आता है। और ये बायोमास को क्या करते हैं, जमीन के अंदर ब्यूरी करते हैं, और उसका अनएरोबिक डिग्रेडेशन, अनएरोबिक मतलब विदाउट कांटेक्ट विथ एयर। ओके, तो इससे क्या होता है, उसका कन्वर्जन मीथेन में होता है, मीथेन CO2 मिलता है, जिसको हम बायोगैस कहते हैं। और ये बायोगैस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसका एज अ एनर्जी, एज अ फ्यूल बोल के यूज कर सकते हैं। बायोगैस में क्या रहता है, CH4 + CO2, ये है, ये बायोगैस में रहता है CH4 एंड CO2। और बायोगैस में हम ये चलो ये कर रहे हैं। गवर्नमेंट इससे पहले और एक स्कीम भी लॉन्च किया था, जैसा एक स्कीम है सतत, सस्टेनेबल अल्टरनेट एक्शन, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी मतलब जो वेस्ट है उससे बायोगैस बनाना है। और एक दूसरी स्कीम है गोबर्धन, इसमें क्या करें, जो काउडंग वगैरह रहता है उससे क्या करना है, बायोमास बनाना है, बायोगैस बनाना है। ओके, तो ये दो स्कीम याद रखना, सतत और गोबर्धन। देन ई वेस्ट के ऊपर ये वाला आर्टिकल है हमारा, अगला आर्टिकल, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो इसमें क्या हुआ, ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रहती है, जैसे हमारे ब्लूटूथ हो गए, मोबाइल हो गए, ईयरफोन्स हो गए, ओके, तो इनका अब क्या, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल हम बहुत कर रहे हैं, तो इसका वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, 2016 में ही रूल्स लेकर आया था, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उसको गवर्नमेंट अपडेट किया है। ओके, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आता है, ITU पब्लिश करता है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ITU। ITU का नाम याद रखना खास तौर पे। ये मुझको कोई बताएगा, यूएन के जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, तो ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी कौन है, यूएन की ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी। ओके, आपको अगर याद होगा पहले हम डिस्कशन में किए थे कभी, ये ITU ही है। ओके, ओल्डेस्ट UN स्पेशलाइज एजेंसी, 1865 में इसको बनाया गया। ओके, और ये जो ITU है, 1865 में इसको बनाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये स्पेशलाइज एजेंसी है। स्पेशलाइज एजेंसी देखो, यूनाइटेड नेशन के टोटल कुछ अराउंड 15 है। ओके, और 15 के बाद जो यूएन के ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स 6 हैं, स्पेशलाइज एजेंसी अराउंड 15 है, उनके नाम वगैरह पता रहना चाहिए। अब मुझको ये बताओ, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है क्या, WTO, इज WTO स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन, यस और नो। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये नहीं है, नॉट अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं, एक दूसरे से कंसल्टेशन वगैरह करते हैं, बट नॉट अ स्पेशलाइज एजेंसी। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, नॉट वर्ल्ड टूरिज्म। वर्ल्ड टूरिज्म वाली उसको UNWTO लिखते हैं, वो स्पेशलाइज एजेंसी है। ओके, इसके बाद एक है, चलो एक टर्म बार बार आती है यहाँ पे, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, ये जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करे। इसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये इसमें इंक्लूडेड है रूल्स में। राइट टू रिपेयर, हमने जो दिसंबर वाला डिस्कस किया था मंथली, उसमें दिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये क्या किया, राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, तो राइट टू रिपेयर क्या रहता है? It is a framework that requires manufacturer to disclose product details to customers. कस्टमर को प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्लोज करना है so that they can repair devices by themselves. मैंने कोई मोबाइल लिया है, तो मुझको इस मोबाइल के साथ साथ प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है मुझको ये भी बताए कि अगर इसमें कुछ खराबी आती है तो इसको कैसे रिपेयर किया जाए, और थ्रू थर्ड पार्टीज रेदर देन रिलाइंग ऑन ओरिजिनल प्रोड्यूसर। ओके, थर्ड पार्टीज को भी इसके बारे में बताया जाए ताकि जो कॉमन रिपेयरमैन है वो भी इसका रिपेयर कर सके। ऐसा नहीं कि जो ऑफिशियल आउटलेट्स रहते हैं वहां भी आपको जाना पड़ रहा है। तो इसको कहते हैं हम राइट टू रिपेयर कहते हैं। ये यूरोपियन यूनियन ने वगैरह लेकर आए, इंडिया ने इस क्या किया, पोर्टल लॉन्च किया, याद रखो। ग्रेट निकोबार न्यूज में है, तो ग्रेट निकोबार में कुछ मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको एक्सेप्टेंस मिल गया। ग्रेट निकोबार इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ग्रेट निकोबार आइलैंड। ओके, इसके बाद यहाँ पर शोम्पेन निकोबारीज ये ट्राइब रहते हैं। यहाँ पर दो नेशनल पार्क हैं, ग्यालथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल बे नेशनल पार्क। और ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पर। ओके, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पर ग्रेट निकोबार में। इसका मैप वगैरह भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये मैप देखो समझ में आएगा। ओके, इसमें सबसे एंड में यहाँ पे आपको ग्रेट निकोबार दिखेगा, नीचे ये ग्रेट निकोबार, ये बड़ा आइलैंड। गैलथिया नेशनल पार्क यहाँ पर ही है। इंदिरा पॉइंट, जिसको ये इंदिरा पॉइंट भी ग्रेट निकोबार में ही है, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कहला जाता है, पर सुनामी आने के बाद ये डूब गया। ओके, और ऊपर वाला जो ये आइलैंड ग्रुप है यहाँ पर, इसको कहते हैं अंडमान, और नीचे जो है इसको निकोबार कहते हैं। अंडमान और निकोबार के बीच में से एक चैनल जाता है जिसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल, याद रखो। फिर इसी तरीके से ये जो साउथ अंडमान आइलैंड है और ये नीचे लिटिल अंडमान है, दोनों के बीच में से एक पैसेज जाता है जिसको हम कहते हैं डंकन पैसेज। लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान और बीच में डंकन पैसेज, ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे अर्बन एग्रीकल्चर कुछ खास है नहीं। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये देखो ये टर्म आ रही है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पोर्टल फॉर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग ये कोई दूसरे नया स्कीम नहीं है, ये जो पहले हम पढ़ते थे ना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसका ही नया मॉडिफाइड वर्जन है नेचुरल फार्मिंग, कुछ भी नहीं है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो इसमें होता क्या है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में कोई भी एक्सटर्नल आउटपुट नहीं यूज किया जाता। एक्सटर्नल मैन्यूअर, चाहे वो केमिकल हो या ऑर्गेनिक हो, कोई कुछ भी आउटपुट नहीं, इनपुट नहीं यूज करते एक्सटर्नल। इसमें बस क्या होता है, जो इंटरनल चीजें हैं उनसे ही मतलब उनका यूज किया जाता है। जैसा फर्टिलाइजर चाहिए तो किसान के पास जो काउ डंग वगैरह रहता है उसके जरिए से ही मतलब फर्टिलाइजर, उसका ही एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है। ओके, तो इसमें एक्सटर्नल इनपुट नहीं रहता कोई भी। हाँ, लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो अलग चीज है, उसमें आप कोई भी ऑर्गेनिक चीज यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल इनपुट यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वगैरह। ओके, तो ये डिफरेंस है इसमें नेचुरल फार्मिंग में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। अभी फिलहाल गुजरात स्टेट में सबसे ज्यादा ये किया जाता है नेचुरल फार्मिंग। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, 2023 इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। और ये किसने बनाया है? ये एफएओ का इनिशिएटिव, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये याद रखना, फाउंड इन 2023 एज अ मिलेट ईयर। और जो मिलेट रहते हैं, तो मिलेट में देखो इसमें मेजर मिलेट्स जो हैं, जैसा ज्वार बाजरा रागी, ये इंपॉर्टेंट है, ज्वार बाजरा रागी ये मिलेट है। ज्वार का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ज्वार का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है महाराष्ट्र में। और बाजरा, ज्वार बाजरा रागी। ओके, इसका मेरे को याद नहीं आ रहा, ज्वार बाजरा रागी। ठीक है, बाजरा शायद कर्नाटक वगैरह ऐसा कुछ है, और रागी राजस्थान ऐसा कुछ है।
ठीक है, इसको एक बार चेक कर लो। इनका जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो हमको पता रहना चाहिए। वैसा ओवरऑल मिलेट की अगर बात की जाए, ओवरऑल मिलेट, तो मध्य प्रदेश में है। अभी मिलेट को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? क्योंकि ये क्या है, इसमें मतलब ये डाइट के लिए अच्छा है, प्रोटीन्स वो रहते हैं इसमें। इसी तरीके से दूसरा क्या है, इको फ्रेंडली है। तीसरी चीज क्या है, इको फ्रेंडली है, प्रोटीन्स वगैरह भी हैं। और ये तीसरी चीज, कम पानी में भी आते हैं, इनका वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं रहता। ठीक है। इसी तरीके से ग्लूटेन फ्री है। कुछ जो सीलियाक पेशेंट्स रहते हैं ना, तो उनको जो ये अपना गेहूं की रोटी वगैरह नहीं जमते, वो खाते हैं तो उनको मतलब गड़बड़ हो जाती है पेट में। तो उनको फिर ग्लूटेन फ्री चीजें खाने को डॉक्टर एडवाइस करता है। तो जो मिलेट्स वगैरह रहते हैं उसमें ग्लूटेन नहीं रहता है। ओके, तो सीलियाक पेशेंट के लिए भी काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, इट इज अबाउट साइट्स। साइट्स, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। जो इंडेंजर्ड स्पेशीज हैं, जैसा एलिफेंट, टाइगर, लियोपर्ड, तो उनके ट्रेड को ये क्या करता है, मतलब प्रोहिबिट करता है, रेगुलेट करता है। तो इसके लिए जो कन्वेंशन है, साइट्स कन्वेंशन, इसको इसी तरीके से वॉशिंगटन कन्वेंशन, वॉशिंगटन कन्वेंशन है, कंसेंसस नहीं, कन्वेंशन 1973 कहा जाता है। ओके। अब देखो, ये इट इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, साइट्स, बट इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। मतलब कोई कंट्री में ऑलरेडी कोई लॉ है, सपोज अपने पास इंडिया में कोई टाइगर प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ है, तो ऐसा नहीं कि मतलब साइट्स अगर इंडिया ने साइन किया तो वो अपना लॉ रिप्लेस हो जाएगा, वो लॉ आपका आपका ही रहेगा, नेशनल लॉ। ठीक है, तो ऐसा ये कुछ रहता है। ओके। इसके बाद देखो, साइट में क्या याद रखना है हमको, यहाँ पर तीन अपेंडिक्स हैं। अपेंडिक्स 1, 2, 3 इसको कहते हैं। अपेंडिक्स 1 में कौन से स्पेशीज हैं जो थ्रेटन विथ एक्सटिंक्शन है, जैसा लॉयन है, एशियाटिक चित्ता वगैरह। तो ये अपेंडिक्स 1 में। अपेंडिक्स 2 में ऐसा है कि मतलब ये जो स्पेशीज हैं या इसमें के, ये मतलब एक्सटिंक्शन की थ्रेट नहीं है, पर अगर इनको रेगुलेट नहीं करते हैं ट्रेड, तो ये जल्द ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इनको अपेंडिक्स 2 में कहते हैं। और अपेंडिक्स 3 में ऐसे स्पेशीज हैं कि मतलब कोई एक कंट्री रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको प्रोटेक्शन दिया जाए। वो कंट्री में हो सकता है उसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही हो, तो ऐसा इंडिविजुअल रिक्वेस्ट को भी कंसिडर किया जाता है और ऐसे स्पीशीज को प्रोटेक्शन दिया जाता है। अब इशू कहाँ होता है, अपेंडिक्स 3 पे ज्यादा इशू होता है। मतलब क्या आता है, कोई एक कंट्री रहता है, वो बोलेगा कि मतलब ये जो स्पेशीज है इसको अपेंडिक्स में डालो। जैसा भी इंडिया का इशू हुआ था, जो चंदन है ना, सैंडलवुड, ये भी मतलब इसमें है, अपेंडिक्स में है। तो कुछ कंट्रीज ने रिक्वेस्ट किए थे तो चंदन को डाला गया। पर इंडिया का क्या बोलना है, हमारे पास चंदन बहुत है, हमको इसका ट्रेड करने दो। इंटरनेशनल ट्रेड बोल रहा हूँ, नॉट डोमेस्टिक। तो वो ट्रेड करने दो, ऐसा इंडिया का कहना है। तो मतलब इस पे यहाँ पर थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं, ये याद रखो। साइट्स वगैरह, ऐसा ही एक सीएमएस है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेशीज, उसके नाम भी याद रखना। देन साइट के साथ मिलके हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जैसा एक माइक है, मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट। ओके। और ये एलिफेंट को प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ बॉडीज के नाम दिए गए हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हमको पता रहना चाहिए। जैसा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में, वो टाइम कलकत्ता ही कैपिटल था, तो बहुत सारे बॉडीज कलकत्ता में ही बनाए जाते थे, 1911 से पहले कोलकाता कैपिटल था। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी कोलकाता में है। देन सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कोचीन में है। ऐसे नाम के और एक इंस्टीट्यूट है मुंबई में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन। ओके। ये आईसीएआर के अंडर में आती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अंडर में ये डीम यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन, ये मुंबई में है। और सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोचीन में है। छोड़ दो, याद नहीं रह रहा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। और ये फॉरेस्ट सर्वे का याद रखना, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये देहरादून में है। ये हर 2 साल में रिपोर्ट देता है, फॉरेस्ट सर्वे देता है ना हर 2 साल में, इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है वगैरह। तो ये फॉरेस्ट सर्वे का काम है। ओके। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्मेशन दीजिए।
ओके, हाँ। कुछ आंसर मैं देख रहा हूँ, जैसा एहसान इस्लाम ने बोला आईएलओ 1946 में बनाई गई। ओके। हाँ, आईएलओ देखो, आईएलओ को भी का मतलब देखो, एक है, दो क्वेश्चन दो टाइप के हैं। एक है ओल्डेस्ट यूएन स्पेशलाइज एजेंसी, ओल्डेस्ट यूएन स्पेशलाइज एजेंसी, वो है आईटीयू। ओके। और बोलेंगे फर्स्ट यूएन स्पेशलाइज एजेंसी, वो है आईएलओ 1946। दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट यूएन स्पेशल एजेंसी मतलब आईएलओ कंपैरेटिवली तो नहीं है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद बनाएंगी, पर उसने क्या किए, उसको जल्दी से स्पेशलाइज का स्टेटस दिया गया। ओके। मतलब दोनों में एग्रीमेंट वगैरह हुआ होगा। लेकिन जो आईटीयू थी, आईटीयू का क्या है, ये बनाई तो बहुत पहले गई है, लेकिन यूएन का जो स्पेशल स्टेटस है वो बाद में मिला। लेकिन ओल्डेस्ट अगर पूछा जाए तो आईटीयू बोलना, और फर्स्ट यूएन स्पेशलाइज एजेंसी वो आपकी आएंगी आईएलओ। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट था। देन हाँ, आईएलओ वर्ल्ड वॉर टू के वन के बाद बनाई जाती है 1919 में, और उसको स्पेशलाइजेशन 1946 में यूएन का स्पेशल एजेंसी का स्टेटस मिलता है। ओके। और बाजरा टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान है, ठीक है। बाजरा कहाँ पे बनता है? राजस्थान में। बाजरा, ज्वार महाराष्ट्र में, और रागी कर्नाटक, याद रखो। ठीक है। इसके बाद ये ज्वार बाजरा रागी, ये तो हमने देख लिया। हम्म। आगे क्या है बाबा? हाँ, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, तमिलनाडु ने कुछ दो साइट पे स्टेटस दिया है, अरी अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज, वहां पे क्या है, बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, वो एरिया भी थोड़ा सेंसिटिव है। तो इसमें क्या रहता है, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट ये बनाए जाते एक्ट पूछा तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये करीब 2002 में एक्ट आया था हमारे पास, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ओके, यहाँ पे दिया हुआ भी इसका नाम, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। और ये कौन डिक्लेयर करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। ठीक है, याद रखो। इसी तरीके से जो आपका ये रहता है ना, नेशनल पार्क रहता है, या नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, फिर टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये सारी के सारी क्या है आपका, यही मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करता है। ओके, याद रखो। देन इन्विस्टैट इंडिया, ये रिपोर्ट है, इन्विस्टैट मतलब इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक, इन्वायरमेंट रिलेटेड, ये पब्लिश करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। देन यहाँ पर एक टर्म आई है, फुजीवारा इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। फुजीवारा इफेक्ट, तो देखो, जब दो साइक्लोन एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे में मर्ज होते हैं, उसको कहते हैं फुजीवारा इफेक्ट कहते हैं। क्या हुआ था रिसेंटली, टू साइक्लोन हिन्नामनोर और गार्डो इंटरैक्टेड, शोकेसिंग फुजीवारा इफेक्ट। फुजीवारा इफेक्ट इज एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स विथ फॉलोइंग फीचर, वो सब फीचर दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब दोनों एक दूसरे से मतलब ये एक साइक्लोन है, और यहाँ पर दूसरा साइक्लोन, ये जो एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, उसको कहते हैं फुजीवारा इफेक्ट। ओके। इंटरैक्टेड या फिर डायरेक्ट टच होना भी जरूरी नहीं है, डिस्टेंस भी रह सकता है बीच में, ये सब है। ओके। चाइना ने राइस का एक स्पेशल वैरायटी डेवलप किया है, उसका नाम है PR23। और इसका फीचर क्या है, ये मतलब 8 कॉन्जिक्यूटिव हार्वेस्ट देगा 4 इयर्स में। इसको एक बार ही आप बो, तो एक 4 बार मतलब 8 बार आपको ये आपको फसल देगा। ओके। PR23। ऐसा अगर राइस की बात करते हैं, राइस प्रोडक्शन की, इंडिया वर्ल्ड पे सेकंड पे है, फॉलोड बाय मतलब आफ्टर चाइना। ओके, चाइना टॉप पे, इंडिया सेकंड पे। राइस इज अ खरीफ क्रॉप, और राइस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा चाहिए, प्रोलॉन्ग सनशाइन एंड अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर। तो ऐसा जनरली कोस्टल रीजन में, डेल्टा रीजन में रहता है, तो इसीलिए वेस्ट बंगाल में वगैरह राइस कल्टीवेशन ज्यादा होता है। देन अब अगला है सोशल इशू वाला सेक्शन है। इसमें देखो क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हुआ क्या था, अभी नवंबर मंथ है ना, तो वो टाइम में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन टच कर गई थी। ओके। और ये एस्टिमेट दिया था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये बॉडी है इसने।
यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड को 1969 में बनाया गया। ओके, तो ये पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज देखता है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए है। इसी तरीके से और एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जिसको हम यूनिसेफ भी कहते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर वगैरह देख लेना कहाँ पे। ओके, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। देन इसी तरीके से और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जनवरी में इस साल के, इंडिया ने चाइना को पास भी किया है पॉपुलेशन में। ओके, तो अभी पॉपुलेशन मोस्ट पॉपुलस कंट्री पूछा तो इंडिया बताना। रिपोर्ट्स ऑन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो देखो यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, दो रिपोर्ट पब्लिश करती है। वैसे बहुत सारे रिपोर्ट है, यहाँ पर दो रिपोर्ट है। तो ये पहला ये रिपोर्ट है यूडाइज रिपोर्ट। ये क्या है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो इसमें जितने भी स्कूल्स हैं प्री प्राइमरी टू क्लास 12, उनका पूरा डाटा एक पोर्टल पे जमा कर रहे हैं, उसको कहते हैं यूडाइज। अभी आप स्कूल का वगैरह देखते हो ना कोई वेबसाइट पे, तो वहां पे दिया हुआ रहता है यूडाइज नंबर क्या है, तो उसमें पूरा डिटेल्स आता है स्कूल में, बच्चे कितने हैं, क्या क्या प्रोग्राम चलाते हैं, क्लासेस कौन से हैं। और दूसरा है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट्स। तो ये स्टेट में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया है। तो हर स्टेट का यहाँ पर स्टेटस देखा जाता है, एजुकेशनल स्टेटस, उनको रैंकिंग वगैरह दी जाती है। ये दो रिपोर्ट के नाम याद रखो। एक सर्वे कंडक्ट कराया गया, मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मदर टंग सर्वे। और इसमें ये बात पता चली, हिंदी इज मोस्ट वाइडली स्पोकन एज मदर टंग। ओके, 43.6% लोग जो हैं वो हिंदी को मादरी जबान मानते हैं। ओके, ठीक है, ये चीज थी। वैसे इंडिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है। सेकंड पे कौन सी लैंग्वेज आती है? सेकंड पे बताओ। ओके, टॉप पे तो हिंदी है। सेकंड पे मैं भी एक मिनट सर्च कर, कोई बता रहे आप में से? हाँ, बंगाली है। सेकंड पे बंगाली। ओके, फर्स्ट हिंदी, सेकंड बंगाली, याद रखो। ओके, अब इसके बाद, हाँ, ये हमने देखा बंगाली लैंग्वेज वगैरह, चलो ठीक है। साइंस एंड टेक में क्या हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। एक इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर बना है। कहाँ पर? फरीदाबाद में। बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, ये जैसा डीएनए वगैरह ये सब रहता ना, ये सब डाटा स्टोर करेगा। ये फर्स्ट सच नेशनल रिपोजिटरी है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ लाइफ साइंस। तो ये फरीदाबाद हरियाणा में बना है, बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर। तो इसके लिए गवर्नमेंट अभी बहुत मतलब मतलब बहुत स्कीम्स वगैरह ला रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। तो गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 साल में कुछ 3 बॉडीज नए लॉन्च किए। एक है एनएसआईएल, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये प्राइवेट आर्म ऑफ इसरो है, प्राइवेट आर्म ऑफ इसरो। देन एनएसआईएल हुआ, तो उसके बाद दूसरी एक बॉडी बनाई गई, इन स्पेस। ओके, इंडियन स्पेस ऑथोराइजेशन सेंटर, ऐसा कुछ। ये क्या रेगुलेटरी बॉडी है, ये स्पेस का जो भी काम है ये रेगुलेटरी बॉडी ये देखेगी। ओके, इसको रेगुलेट करेंगे। और तीसरी बॉडी बनाई गई जिसको हम इंस्पा कहते हैं। ओके, इंस्पा जैसा हमारे पास है ना, सीआईआई है, फिक्की है, नेस्कॉम है, मतलब ये क्या रहते हैं, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं। तो ऐसा इसी तरीके जो स्पेस में जो फील्ड में जो ऑर्गन बॉडीज हैं, कंपनीज हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी, इंस्पा। ये 3 नए इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लाया है। इसके बाद अभी हुआ क्या, विक्रम एस, इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट वॉज लॉन्च रिसेंटली फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ये विक्रम एस रॉकेट था, इसकी फोटो भी दी है यहाँ पे। तो इसको लॉन्च किया गया, प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट था। और इसको बनाया किसने था? हैदराबाद की कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस। बस इतना ही, स्काईरूट एरोस्पेस। इसका जो टारगेट था, इसको हमको भेजना था करीब करमान लाइन, मतलब 100 किलोमीटर का टारगेट था। द करमान लाइन इज अ बाउंड्री दैट बॉर्डर अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बिगिनिंग ऑफ स्पेस।
स्पेस कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक लाइन डिसाइड की है, अर्थ के ऊपर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के बाद आपका स्पेस स्टार्ट होता है, ऐसा माना जाता है। वैसे देखो जनरली 80 किलोमीटर के बाद से ही स्टार्ट होता है, पर एक करमान लाइन 100 किलोमीटर पे है। ओके। और ये जो रॉकेट गया 89 किलोमीटर, ये सब याद मत रखो, बस करमान लाइन पता रहना चाहिए। ये बॉर्डर बिटवीन, आर्टिफिशियल बॉर्डर बिटवीन अर्थ एंड स्पेस। ओके। ये बाकी का तो हमने देख लिया। आर्टेमिस 1, ये नासा का मिशन है, दिसंबर वाले मंथली में हमने पढ़ा था, वो सक्सेसफुली वापस भी आ गया। तो इसमें क्या था आर्टेमिस 1 में, ये अनमैन्ड था। अनमैन्ड मतलब ये जाएगा मून के पास, वहां पे रोटेट करके वापस आएगा अर्थ में। तो वो देखना था नासा को कि मतलब ये पूरे सब जो अरेंजमेंट वगैरह है सुटेबली काम कर रही है क्या नहीं। जो क्योंकि आगे इनको क्या है, मैंड मिशन भेजना है मून पर। ठीक है, सॉरी, हाँ मून पर भेजना है नासा का। तो इसमें टोटल 3 मिशंस हैं। आर्टिमिस 1 है, दूसरा आर्टिमिस 2 है, और तीसरा है आर्टिमिस 3। तो आर्टिमिस 2 हो गया, ये अनमैन्ड था, इसमें कोई इंसान नहीं था, ये जाके बस सब चेक करके आ गई है। फिर दूसरा है ये मैन्ड रहेगा, लेकिन ये लोग जाएंगे मून के पास, और मून को बस रोटेट करके आएंगे वापस, मून पे लैंड नहीं होंगे। फिर आर्टिमिस 3 जाएगा 2026 में वगैरह कुछ, और ये मैन रहेगा, और यहाँ पर मून पर लैंडिंग भी की जाएंगी। तो ऐसे स्टेप वाइज जा रहे हैं। अभी लैंडिंग होगी, और इसमें फर्स्ट वुमन एस्ट्रोनॉट भी रहेंगी जो मून पर लैंड करेंगे। ठीक है। इससे पहले देखो मतलब 1969 टू 1972 ये पीरियड में मून पर मिशन भेजे गए कई सारे। ओके। और सिर्फ यूएस ही एक कंट्री है जिसने मून पर मैन्ड मिशन भेजने में कामयाब रहा। और ये पीरियड में ही, लेकिन यूएस ने जितने भी मून पर मैन्ड मिशन भेजे ये पीरियड में भेजे। 72 के बाद यूएसए ने बंद कर दिया मैन पर मिशन भेजना, मून पर मैन्ड मिशन भेजना। ओके। यूएसएसआर का देखो लूना 2, ये फर्स्ट मिशन था जो मून के सरफेस पे लैंड हुआ, लेकिन ये अनमैन्ड था। लूना 2 सबसे पहले गया अनमैन्ड। और मैन्ड में बात करें तो यूएसए का अपोलो 11 ये था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन ये सब गए थे। चाइना का जो है चैंग ई 1 है, ये भी अनमैन्ड है जो मून पर गया। और इंडिया के चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, ये दो हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल में जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में डिस्कशन है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसको हबल का सक्सेसर माना जाता है। ओके। ये काफी बड़ी टेलीस्कोप है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको जो लॉन्च किया है नासा, ईएसए और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है। ओके। और ये जो वेवलेंथ यूज करती है, इंफ्रारेड वेव्स यूज करती है, इंफ्रारेड वेव्स। और थर्ड, ये कौन से ऑर्बिट में रहेंगी। तो देखो, इट विल नॉट बी इन ऑर्बिट अराउंड अर्थ बट विल ऑर्बिट सन। ये सन के तरफ ऑर्बिट करेंगी। जेम्स वेब, जो हबल है ना हमारी, हबल्स टेलीस्कोप अभी तक की जो सबसे फेमस और पावरफुल है, वो अर्थ को रोटेट करती है। और ये जो ये वाली है जेम्स वेब, ये रोटेट करेंगी सन को। ये दिया है, इसका डिस्टेंस देखो, 1.5 मिलियन किलोमीटर पे रहेंगे जेम्स वेब। L2 ये लैग्रांज पॉइंट है वहां पर। ठीक है। जेम्स वेब, जब भी ऐसे मिशंस वगैरह पढ़ रहे तो देखना लॉन्च कौन कर रहा है वगैरह, ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, इनके मीनिंग हमको पता रहना चाहिए। जैसा एक क्यूपर बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट। तो ये आई होप ये तो टर्म्स आपको पता रहेंगे, फिर भी मैं एक बार इसको बताता हूँ। ये हमारा सन है। ओके। फिर ये प्लैनेट है, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5 6 7 8। फिर ये जो हमारा मार्स है यहाँ पर, और ये जुपिटर है, दोनों के बीच में क्या है, ये छोटे छोटे रॉकी बॉडीज हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। फिर इसके बाद ये लास्ट प्लैनेट हमारा 8 प्लैनेट नेपच्यून है। नेपच्यून के बाद भी ऐसे छोटे छोटे आइसी बॉडीज हैं। इनको हम क्या कहते हैं, क्यूपर बेल्ट कहते हैं। क्यूपर बेल्ट नेपच्यून के बाद है क्यूपर बेल्ट। ओके, ये याद रखो। इसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, एक्सोप्लैनेट मतलब जो भी प्लैनेट बियॉन्ड अवर सोलर सिस्टम के बाहर जो प्लैनेट है उनको, लैग्रांजे पॉइंट,
लैग्रांजे पॉइंट ऐसे पॉइंट रहते हैं जहां पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ टू लार्ज मासेस प्रिसाइजली इक्वल्स सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टू मूव विथ देम। देखो इसमें क्या रहता है, लैग्रांजे पॉइंट में अभी अर्थ है हमारा और यहाँ पे मून है। ओके, तो ये दोनों की ग्रेविटी जहाँ पे इक्वल रहती है, यहाँ पर ऐसे कुछ पॉइंट्स रहते हैं, तो वहां पर उसको हम ये लॉन्च कर सकते हैं। मतलब हमारे जो सैटेलाइट है वहां पे उसको होल्ड करना आसान रहता, वहां पे रोटेट भी होगा, वो स्टेबल भी रहेगा। तो ऐसे जो बॉडीज रहते हैं, ऐसे जो पॉइंट्स हैं, कोई भी दो बॉडीज के बीच में पांच रहते हैं, तो लैग्रांजे पॉइंट कितने रहते हैं, तो 5 पॉइंट्स रहते हैं। L1, L2, L3, L5 बोलते हैं। जो हमारा हबल जेम्स वेब है वो L2 पे जा रहे हैं, और हम सन पे एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं सन के स्टडी के लिए, आदित्य नाम है। आदित्य L1, वो L1 पॉइंट पे जाएगा। बाकी ब्लैक होल वगैरह हमको पता है, जो मतलब सारी चीजें अब्सॉर्ब करता है, इवन लाइट कैन नॉट एस्केप, उसको ब्लैक होल कहते हैं। ये हमने देख लिया। इसके बाद ये कुछ खास है नहीं ये पॉइंट्स ने। अभी गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट कर रहा है ज्यादा लेवल पर। ओके, तो ग्रीन हाइड्रोजन ये टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन, देखो ऐसे हाइड्रोजन बहुत सारे टाइप्स के हैं, यहाँ पर तीन दिए, एक है ग्रे, ब्लू और ग्रीन। ग्रे हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फॉसिल गैस रिलीजिंग CO2 इमिशन इनटू द एयर। हाइड्रोजन क्या है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल डीजल, इसमें से हाइड्रोजन निकाला जाता है। ओके, और इसमें जो ग्रीन हाउस गैस के प्रोसेस में तैयार हो रहे हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, उसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। ब्लू हाइड्रोजन में क्या करते हैं, ये जो फॉसिल गैसेस हैं, इनसे हम, सॉरी, फॉसिल गैस मतलब मीथेन वगैरह होता है, मीथेन, बायोगैस वगैरह, उससे हाइड्रोजन निकालते हैं, और जो CO2 वगैरह जो बचता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, उसको ग्रे हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में सेम प्रोसेस है, लेकिन जो CO2 इमिट हो रहा है उसको वाटर के अंडर स्टोर करेंगे अंडरग्राउंड, उसको ब्लू हाइड्रोजन कहेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन में क्या करते हैं, जो हमारा वाटर है, वाटर क्या है, H2O, तो वाटर में भी तो हाइड्रोजन है, तो वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करके वाटर में से क्या करते हैं, H2 निकालते हैं और O2 सेपरेट करते हैं। और जो इसके लिए जो एनर्जी लगती है, तो वो कौन से प्रोसेस से निकालते हैं, मतलब वो रिन्यूएबल एनर्जी रहती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, तो वो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे। रिन्यूएबल मतलब सोलर इससे बनाएंगे, या विंड से बनाएंगे, या टाइडल से बनाएंगे। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, वाटर से डायरेक्ट हाइड्रोजन बना रहे हैं, और इसके लिए जो एनर्जी लग रही वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे, ब्लू, ग्रीन। कल्चर में कुछ आर्किटेक्चर यहाँ पे न्यूज में, स्टेप वॉल्स एट द स्टेप वेल्स एट द कुतुब शाही टॉम्स ऑफ गोलकोंडा फोर्ट्स वाज अवार्डेड यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज। इसको अवार्ड मिला है, कुतुब शाही आर्किटेक्चर। ओके, ये स्टेप वेल्स मतलब अंदर जाने के लिए स्टेप्स रहते हैं, ऐसे स्टेयर्स पहले के जमाने में रहा करते थे बहुत। तो अब ये कुतुब शाही वगैरह, थोड़ा सा अब इसके बारे में बैकग्राउंड देखो। जब मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसको कहते हैं हम, इसका दौर था, तो तब क्या होता है, दिल्ली एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता है। मतलब पहले फेज में बढ़ेगा पूरा, फिर डिसइंटीग्रेशन भी होगा। तो यहाँ पर खासतौर पे साउथ इंडिया में दो एम्पायर इमर्ज होते हैं। एक तो रहता है आपका विजयनगर, और दूसरा आपका बनेगा बहामनी। विजयनगर और बहामनी दोनों में बहुत भरपूर बैटल्स होंगे, कई सारे। और बाद में आखिरी में वो बैटल ऑफ बानीहट्टी जिसको कहते हैं, या फिर तालीकोटा, 1565 में वो विजयनगर खत्म हो गया। फिर बहामनी, बहामनी के भी आगे चल के इसमें स्प्लिट होते हैं, कुछ 5 डायनेस्टी बनते हैं। तो उसमें से एक पहले यही लिखता हूं मैं, कुतुब शाही। कुतुब शाही, इमाद शाही, ओके, आदिल शाही, बरीद शाही, निजाम शाही। कुतुब शाही ये हैदराबाद के पास आएंगी। इमाद शाही ये मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में बिदर जो रीजन है, सॉरी बिदर ही कर रहा हूँ, विदर्भ, विदर्भा रीजन में।
विदर्भ। कुतुबशाही हैदराबाद के पास। आदिल शाही ये बीजापुर। बरिश शाही ये बीदर के पास। और इमाद शाही, सॉरी निजाम शाही, ये अहमदनगर। यहाँ पर ये बनेंगे। ये निजाम शाही अलग है, जो हैदराबाद के निजाम थे वो अलग है। हैदराबाद के निजाम मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन के बाद बने। हैदराबाद के जो निजाम है, 7 निजाम जो थे। और जो निजाम शाही अहमदनगर है, ये बहामनी एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होके बनती है। ओके, ये निजाम शाही पुरानी है। तो इसमें से क्या है, दो एम्पायर जो रहते हैं वो छोटे रहते हैं, दो डायनेस्टीज। एक तो है इमाद शाही, ये खत्म हो जाती जल्दी। और दूसरी बीदर की बरिश शाही। ये तीनों आपस में बांट लेते इनको, ये दोनों को खत्म। बचते ये तीन, कुतुब शाही, आदिल शाही, निजाम शाही। ओके। अब इसमें होता क्या है, ये जो निजाम शाही है, तो ये लगभग शाहजहां के टाइम ये खत्म हो जाती है, शाहजहां इसको जीत लेता है। फिर दो बचते, कुतुब शाही और आदिल शाही। तो औरंगजेब के पीरियड में ये दोनों भी खत्म हो जाते, औरंगजेब इनके साथ वार करता और ये दोनों को भी जीत लेता। ठीक है, कुतुब शाही और आदिल शाही। तो इसमें कि देखो, ये जो कुतुब शाही है, कुतुब शाही की इसमें बहुत सारे मोन्यूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो इनके जो जो खास मोन्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर नीचे उनका डिस्कशन भी आया है। जैसा एक है गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा ये हैदराबाद के पास ही है, इन्होंने बनाया था कुतुब शाही किंग ने। देन चार मीनार। ये देखो, ये जो आपकी हैदराबाद सिटी है, इसका फाउंडर कौन है? हैदराबाद सिटी का फाउंडर, हैदराबाद सिटी का फाउंडर कौन है? चार मीनार किसने बनाया? हाँ, चार मीनार के बाद मक्का मस्जिद किसने बनाई? ओके, तो ये तीनों का एक ही आंसर है। किसने दिया है जवाब? पता है किसी को? एनीबडी? मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी को? आई एम ऑडिबल? एक बात कंफर्मेशन दीजिए, आई एम ऑडिबल टू यू? हाँ। ओके ओके। कुली कुतुब शाह, आधा नाम हो गया, फर्स्ट नेम ही भूल गए आप। ओके। किंग कुतुब शाह, ये कौन है बाबा किंग? हाँ, यासिर का सही जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ओके, ये नाम याद रखो, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये ही इज लाइक, समझो शाहजहां समझो, इनका कुतुब शाही का बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इसने किए थे। हम्म। तो मैं ये बता रहा था ना, कहीं गायब भी हो गया सीधा। चार मीनार, यहाँ पर ये बनाता है आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ओके। फिर इसी तरीके से आपका मक्का मस्जिद, और एक हॉस्पिटल भी बनाता है ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो इनका याद रखो, मोहम्मद कुली, दारुल शिफा हॉस्पिटल है, मक्का मस्जिद है। मक्का मस्जिद का बाद में जो आखिरी में इसका जो काम है ना, औरंगजेब की पीरियड में पूरा होता। ठीक है, बहुत बड़ी मस्जिद है, जब मौका मिले देख लेना। चार मीनार के बगल में ही है। ओके। नमाज के टाइम खुली रहती है, ऐसे विजिटर्स अलाउड नहीं है। मेक्का ब्लास्ट वगैरह हुआ था ना मस्जिद में, तो तब से सिक्योरिटी टाइट है वहां पर। नमाज के टाइम खुली रहती है, तो आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी मस्जिद है मेक्का मस्जिद। औरंगजेब ने फिनिशिंग टच दिया था। इसी तरीके से देखो, जामा मस्जिद है औरंगाबाद की, वहां पर भी औरंगजेब ने मतलब फिनिशिंग टच दिया है। देन यहाँ पर श्रीनगर में भी एक बहुत बड़ी मस्जिद है, जिसको जामिया मस्जिद कहते हैं। ओके, यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो पूरी उसमें जो पिलर्स हैं, जैसा अब यहाँ पे सीमेंट वगैरह यूज किया गया, यहाँ पे बस वो चिनार नाम का दरख्त आता है, उसकी लकड़ी यूज की गई। बहुत सारे पिलर्स हैं, वो 300-400 पिलर्स हैं। तो यहाँ पे भी मतलब उसका कंस्ट्रक्शन कई बार कराया गया, और औरंगजेब ने भी मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन किया था। ओके, फिर लाहौर में एक मस्जिद है, बादशाही मस्जिद। वो भी ऐसी ही बड़ी है, वो भी मतलब औरंगजेब के पीरियड में उसका कंस्ट्रक्शन हुआ। ओके, तो ये थे बिग मॉस्क, तो इनके नाम भी पता रहने चाहिए। देन इसके बाद ये कुतुब शाही किंग्स हैं, इनके टॉम्स हैं। वहां पे कुछ गोलकोंडा फोर्ट के पास ही इनके मोन्यूमेंट्स हैं, ये कब्रें बहुत अच्छे से बनाई गई है। बहुत सारे विजिटर्स जाते हैं वहां पर देखने के लिए। तो ये चीजें थी यहाँ पर, ये हमने देखा। चलो ठीक है।
अब इसके बाद देखो एक हिस्टोरिकल इवेंट आया, मनगढ़ मसाकरी। ये हुआ था 1913 में, ब्रिटिश इंडिया के पीरियड में। और 1500 ट्राइबल्स को मारा गया था। एक्चुअली ये जो ट्राइबल्स है, इन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिश के खिलाफ। ये भिल ट्राइबल थे और इनका लीडर था गोविंद गुरु। ओके, क्यों इन ये प्रोटेस्ट कर रहे थे? फोर्स लेबर, बॉन्डेज सिस्टम, टैक्सेस ऑन फार्मर्स ड्यूरिंग फेमाइन, इन सब के लिए। ओके, तो ये याद रखना, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये और एक मूवमेंट से जुड़े हैं जिसको भगत मूवमेंट कहते हैं, 1908। इसमें इन्होंने क्या किए थे, ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी। इन्होंने वेजिटेरियनिज्म और एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल, शराब नहीं पीना है और वेज खाना खाना है, इसको प्रमोट किया था ये भगत मूवमेंट में। इसको संस्कृताइजेशन मूवमेंट भी कहते हैं। चलो ठीक है। लचित बारफुकान, ये नाम बार बार आता है, पिछले साल से हम करीब करीब 4 से 5 बार इसको पढ़ चुके हैं, लचित बारफुकान। तो ये क्या था, ही वॉज द कमांडर ऑफ होम आर्मी। और इन्होंने क्या किया था, लचित बारफुकान ने, बोरफुकान, इन्होंने मुगल के साथ बैटल किया। मतलब बैटल हुआ था, और ये बैटल ऑफ सरायघाट नाम से मशहूर है। ओके, 1671 में, और इसमें मुगल्स की डिफीट हो जाती है। ओके, गुवाहाटी के पास से बैटल हुआ था, बैटल ऑफ सराई घाट। फिर ये जो था, इट वॉज द लास्ट मेजर अटेम्प्ट बाय द मुगल्स टू कॉन्कर अहोम किंगडम। बाद में 71 के बाद वो ऐसी कोई बड़ी एक्सपीडिशन नहीं कराते हैं आसाम में, इसमें हार जाते हैं। बैटल ऑफ सरायघाट, लचित बारफुकॉन, ये नाम याद रखो। अभी G20 का चल रहा है, देखो सब मीटिंग्स वगैरह हो रहे हैं, इंडिया क्योंकि चेयरमैन है इस साल G20 का। तो इंडिया ने क्या किया, G20 समिट जो हुई थी पिछले साल की बाली में, वहां पर जितने भी हेड्स आए थे सबको गिफ्ट्स दिए, पेंटिंग, शॉल, साड़ी वगैरह ऐसा। तो इसमें जैसा पहाड़ी पेंटिंग, ये कांगड़ा स्टाइल, ये किसी को गिफ्ट दिए। फिर इसी तरीके से पिथोड़ा पेंटिंग, ये ऐसे पिथोड़ा पेंटिंग में याद रखना, इसमें हॉर्स पेंट किए जाते हैं, पिथोरा घोड़ा, ऐसा याद रखना, पिथोड़ा घोड़ा। तो इट डिपिक्ट हॉर्सेस। पिथोरा पेंटिंग ये वैसे है ओरिजिनली गुजरात, गुजरात राजस्थान की। देन एक पाटन पटोला, ये साड़ी आती है, साड़ी के टाइप है, ये गुजरात में बनती है, ये भी पीएम साहब ने गिफ्ट दिया था। ठीक है, ये दो तीन याद रखो, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट 2021, ये प्रथम एनजीओ को दिया गया है। प्रथम एनजीओ एजुकेशन सेक्टर में काम करती है। इनका एक फेमस रिपोर्ट आता है, कोई इसका नाम बता सकता है? प्रथम एनजीओ का हर साल हम पढ़ते हैं करंट अफेयर में, क्या नाम है भाई इसका? प्रथम एनजीओ जो रिपोर्ट देती है, असर रिपोर्ट, और इनका सही जवाब है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुके एनुअल सर्वे, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ओके, रिपोर्ट यहाँ पे नाम असर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इसको कहते हैं। देन इथिक्स तो छोड़ ही दो, ठीक है, कुछ खास है नहीं। स्कीम्स में भी ये कुछ खास है नहीं ये स्कीम। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज बहुत ज्यादा है, जो अभी प्रेजेंट में डिक्लेयर हुए वो अरीटा पट्टी वगैरह, उतने ही नाम याद रखना है, बाकी सब नहीं पढ़ते बैठना। देन ये जो G20 का चल रहा है ना, सॉरी COP27 में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। ओके, सब याद नहीं रखना है। ऐसा एक आधा जिसमें इंडिया मेंबर है या इंडिया ने लॉन्च किया है, तो वैसा कुछ रहा तो देखना, बाकी इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर G20 रिलेटेड कुछ मतलब इनिशिएटिव्स हैं। जैसा एक है, सॉरी, G20 जैसा है ना, वैसा एक V20 है। V20 को कहते हैं वल्नरेबल 20। तो वल्नरेबल 20 क्या है ये? इट इज अ डेडिकेटेड कोऑपरेशन इनिशिएटिव ऑफ इकोनॉमीज सिस्टमेटिकली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। इट वाज एस्टैब्लिश इन 2015 एट लीमा। V20 मेंबर्स, इसमें सिर्फ 20 मेंबर नहीं, इसमें कितने 58 मेंबर्स हैं। इंडिया इज नॉट अ मेंबर। वल्नरेबल 20 मतलब ये ऐसे कंट्रीज हैं जो क्लाइमेट अफेक्ट, जिन पर ज्यादा हो रहा है या फिर जिन पर रिस्क ज्यादा है। जैसा फॉर एग्जांपल मालदीव्स का एग्जांपल लो। मालदीव्स का क्या है, कि मतलब इनकी हाइट ओशन सी फ्लोर, सी से बहुत कम है। सी लेवल राइज होगा तो ये डूब जाएंगे।
ऐसे कंट्रीज, पैसिफिक आइलैंड्स वगैरह इसमें आएंगे। देन कुछ है नहीं खास। हाँ, ये भी नहीं, उतना छोड़ दे इसको। हाँ। अब देखो सीधा हमारा लोकेशंस। लोकेशंस में देखो क्या न्यूज में था। लद्दाख में वर्क ऑन इंडियाज फर्स्ट ईवर नाइट स्काई सेंचुरी एट लद्दाख हैनले। हानले विल बी ओवर इन अ मंथ। हानले नाम की जगह है लद्दाख में। वहां की खासियत ये है, वहां पे क्लियर स्काई दिखता है। और इससे क्या होता है, स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए ये साइट बहुत ही मतलब सही है स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए। इट इज अ राइट लोकेशन। तो यहाँ पर इंडिया सैंक्चुरी बना रहा है। ओके, स्पेस सैंक्चुरी, इसको हानले सैंक्चुरी बोलते हैं। नाइट ऑब्जर्वेशन वगैरह वहां पे कर सकते हैं। फिर यूपी में क्या हुआ था यही मंथ में, नवंबर में, काशी तमिल समागम ऑर्गेनाइज इन वाराणसी। काशी तमिल समागम, वो लिटरेरी फेस्टिवल, जैसे पहले संगम असेंबलीज होते थे ना, संगम 1 2 3 किताबें लिखी गई, तोलकप्पियम, मणिमें कलाई वगैरह। तो वैसे ही यहाँ पर लिटरेरी फेस्टिवल था। इससे इंडिया की यूनिटी भी प्रमोट करना था। कुछ रीजन न्यूज में है वर्ल्ड में, जैसा ईस्ट तिमोर, ये इंडोनेशिया के पास आता है। ये इंडोनेशिया है ना, ये पूरा यहाँ पर। तो यहाँ पर ईस्ट तिमोर इधर आएगा, यहाँ पर नजदीक ही है, छोटा सा कंट्री है। और एशियन हैज एग्रीड इन प्रिंसिपल टू एडमिट ईस्ट तिमोर एज द ग्रुप्स 11th मेंबर। एग्रीड इन प्रिंसिपल, अभी फुल फ्लेज नहीं है, अभी 10 ही है। लेकिन इसको अब ये प्रोसेस चालू होगा इसको ऐड करने का धीरे धीरे। इथियोपिया में एक जंग चल रही थी। इथियोपिया का एक रीजन है तिग्रे, तिग्रे नाम का। तो वहां पर लोगों ने रिबेल किया था, तो दोनों में फाइट चल रही थी। तो अभी कुछ पीस डील साइन हुआ है। देन अर्जेंटीना, इंडिया अर्जेंटीना के साथ लिथियम ट्रेड की डील कर रहा है। तो अर्जेंटीना न्यूज में, लिथियम जो मिलता है ना, ये 3 कंट्रीज हैं यहाँ पे साउथ अमेरिका के, जिनको एबीसी कंट्री कहते हैं या फिर लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, ये 3 कंट्रीज हैं, यहाँ पर लिथियम मिलता है। अभी अभी जम्मू कश्मीर में भी मतलब लिथियम के रिजर्व डिस्कवर हुए हैं, जम्मू रीजन में, शायद राजौरी में। ओके, तो वहां पर भी पोटेंशियल है लिथियम का। लिथियम क्यों अभी जरूरी है हमारे लिए? लिथियम देखो, अभी हम हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह इसकी बात कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी ये जो बैटरी यूज होती है वो लिथियम की रहती है। तो इसलिए लिथियम काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ पर्सनैलिटी न्यूज में थे, जैसा केम्पेगौड़ा, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा, आपने सुना होगा, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। तो हु वाज द केम्पेगौड़ा? ही वॉज द 16th century chieftain, मतलब एक सरदार थे विजयनगर एम्पायर में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बेंगलुरु, ऐसा माना जाता है उनको। और इन्होंने 1000 से ज्यादा लेक्स बनाए बेंगलुरु में फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर नीड्स। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। देन फ्लोरिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये नर्स थे फेमस इंग्लैंड के। और इन्होंने मतलब जो वॉर में जो इंजर्ड होते हैं सोल्जर सिविलियंस, इनकी बहुत सेवा की, खुद को रिस्क में डालकर। खासतौर पर क्रीमियन वॉर एक हुआ था, रशिया और इंग्लैंड फ्रांस ये सब कंट्रीज थे इसमें। तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छा सर्विस की थी। और इन्होंने मतलब नर्सिंग सेक्टर के लिए भी काम किया था। तो वो इंटरनेशनल नर्स डे उनके बर्थ पर मनाया जाता है। दादा भाई नौरोजी, क्या हुआ इनका 130th एनिवर्सरी ऑफ इलेक्शन। 130 साल हो गए थे। 1892 में इन्होंने वहां की लोकसभा की इलेक्शन जीत लिए थे, वहां के वो खासदार थे। ओके, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो जाते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं, हाउस ऑफ कॉमन्स में जाते हैं। और इंडिया के लिए वो लोग इंडिया की डिमांड को रेज करते हैं। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था 1867 में। इसी तरीके से सेकंड आईएनसी के वो प्रेसिडेंट भी थे। उड़ा देवी, ये दलित फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने इंडियन रिबिलियन 1857 में पार्टिसिपेट किया था। शी वॉज अ रॉयल गार्ड ऑफ बेगम हजरत महल। ये अवध के जो क्वीन थे बेगम हजरत महल, उनके ये क्या थे, रॉयल गार्ड थे। देन बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, ये मुंडा रिबेलियन हम पढ़ते हैं 1900 में हुआ था। तो इसके लीडर थे बिरसा मुंडा। इन्होंने अपना सेक्ट बनाया गया था, सेक्ट बनाया था और ब्रिटिश के खिलाफ ये रिवोल्ट किया था।
इसी रिवोल्ट को उलगुलान भी कहते हैं। और ग्रेट टिमल्ट, PYQ, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल बाय लोकल अथॉरिटीज। ओके, बिरसा मुंडा रिबिलियन, याद रखना 1900 में हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मंथली हमारा खत्म हो जाता है। ओके, अभी देखो, इसके बाद कुछ जैसा अक्टूबर, हमारे क्या क्या बचे, अक्टूबर से लेके मई तक के मंथली हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरीके से जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अप्रैल मई तो नहीं आएगा तब तक, ठीक है। तो मार्च तक के हमको देखना है। तो हम कोशिश करेंगे कि मतलब करीब हमारे ये एक साल के तो भी एटलीस्ट कवर हो जाए। अप्रैल से पहले वाले शायद ये ऑलरेडी हैं अपलोडेड वो प्लेलिस्ट में, वो आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट वगैरह कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनीबडी, एनी डाउट? ठीक है, तो फिर आज हम अपना सेशन यहाँ पर एंड करते हैं। ओके, चलिए ठीक है, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।